अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आई एम ऑडिबल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द टाइप्स ऑफ पर्सन्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड along with it we'll be discussing heads of income as well. सो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत हम किन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स और नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज़ को हम पर्सन्स कह सकते हैं। देखें, लॉ में दो किस्म के पर्सन्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन्स, फिर होते हैं लीगल पर्सन्स। अब नेचुरल पर्सन वो है जो एक लिविंग एंटिटी है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इंसान है, इसी तरह एनिमल्स हैं। तो इनको हम नेचुरल पर्सन्स कहते हैं क्योंकि बाय नेचर दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन फिर कुछ हमारे पास ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। अब किस तरह से वो हमारे लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉरपोरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, फिर उसके साथ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का जो कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। इस सब कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए और उसको इनकम टैक्स लॉ रिजीम के तहत उसको लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको कैटेगराइज करें और फिर उसको भी इस अम्ब्रेला के इसको नीचे लेके आएँ। लिहाजा सिर्फ नेचुरल पर्सन्स ही इनकम टैक्स नहीं देते, लीगल पर्सन्स भी इनकम टैक्स देते हैं। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 80 है जो कि पर्सन्स को डिफाइन करता है। अब अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट मौजूद हो तो आप लोग साथ साथ उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से भी टैक्स ट्रीट करूंगा, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो हम उसको एंड पे एंटरटेन कर लेंगे। अच्छा, अब सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टेट्स दैट द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, नेमली एन इंडिविजुअल, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड, formed, organized, established in Pakistan or elsewhere, the federal government, foreign government, a political subdivision of a foreign government or public international organization। तो हमारे पास बेसिकली चार किस्म की जो है कैटेगराइजेशन है पर्सन्स में। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पर्सन कौन है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, फर्म उसमें आ जाती है। उसके बाद कंपनी हो सकती है, और चौथा जो पर्सन है हमारे पास वो है हमारे पास गवर्नमेंट। अब ये हमारे पास चार कैटेगरीज आ गई हैं पर्सन्स की, हु विल बी सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स। अब यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के इसने इसने मज़ीद डिफाइन किया है। इसकी अगर हम सब सेक्शन 2A को पढ़ें तो बताता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ। तो यहाँ पे कंपनी या फर्म सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं है कि जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट और एसईसीपी का जो एक्ट है उसके थ्रू रेगुलेट होती हैं। तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी पर्सनस तस्वुर की जाएंगी। तो लिहाजा ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस कंपनी का पाकिस्तान में ही इस्टेब्लिश होना या पाकिस्तान में ही इनकॉर्पोरेट होना लाजिम हो। वो कोई भी फॉरेन कंपनी हो सकती है। इसी तरह जो फर्म है उसका भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में ही बनी हो। वो कोई बाहर की अमेरिकन फर्म भी हो सकती है, कैनेडियन फर्म भी हो सकती है। इसी तरह पार्टनरशिप भी कैनेडियन हो सकती है, अमेरिकन हो सकती है। सो जो है ना वो उसके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट कि पाकिस्तान बेस हो, उस तरह की कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह कंपनीज को भी डिफाइन किया गया, कंपनीज की मुख्तलिफ आगे कैटेगराइजेशन की है। कंपनी में कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी फॉर्म होती है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद इसमें मुदारबा भी शामिल है। फिर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड ऑफ पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान वो भी इसमें शामिल है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगर हम ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लें तो वो भी इसके अंदर शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर आप को पता हो, आप लोगों ने ट्रस्ट लॉ पढ़ा हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं।
तो वो भी इसमें फॉल करते हैं इनकम टैक्स रिजीम के अंडर, उन पे भी टैक्स लगाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो जो अपने कंडक्ट करती हैं एक्टिविटीज़ हैं, तो वो एनजीओ, उनके पास फंडिंग आती है और वो फंडिंग को यूज़ करती हैं। तो वो जो उनकी फंडिंग है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम से उसको ट्रीट किया जाता है, और उस पे भी वो जो है सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स होती है। ये मैंने अभी आपको जनरली बताया है कि पर्सन्स की कितनी इकसाम है, और किस किस तरह उसको कैटेगराइज किया गया अंडर सेक्शन 80। अब मैं आपको पर्सन्स की कैटेगराइजेशन बताऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेजिडेंस इन पाकिस्तान। इसको डील करता है सेक्शन 81, विच स्टेट्स रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। अब बड़ा सादा सा इसका मतलब है। रेजिडेंट पर्सन का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में रिजाइड करता हो, ठीक है जी। और नॉन रेजिडेंट पर्सन का मतलब ये है जो पाकिस्तान में रिजाइड ना करता हो। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पे पहले हम इनफरादी शख्स की बात करते हैं। एक लड़का है एहसन, वो पाकिस्तान में 2 महीने से भी कम रहता है, सारा साल बाहर होता है, सिर्फ छुट्टियां गुजारने के लिए 1 महीने के लिए वो पाकिस्तान आता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 81 के तहत वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है। क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है सेक्शन 81 में, वो कहता है कि अगर एक बंदा एक स्पेसिफिक टाइम, जो कि बताया हुआ है 182 डेज, अब वो उससे ज़्यादा अगर रहता है पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और अगर वो उससे कम रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। मैं यहाँ पे आपके साथ वो डेज जो है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। सो जो इंडिविजुअल्स के लिए है वो है 182 डेज, जो कि रफली बनते हैं 6 महीने। अगर आप 6 महीने से कम का अरसा जो है आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर आप जो है वो तसव्वुर नहीं किए जाएंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं देखें। आपको जो टैक्स रिजीम है ना, वो डिपेंड करता है और वो अप्लाई करता है आपके रेजिडेंस के वाले से, कि क्या आप पाकिस्तान में रिजाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप पाकिस्तान आते ही सिर्फ 1 महीने के लिए, तो आपके लिए तो लाजिम नहीं है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले डिटरमिन करें कि पर्सनस की कैटेगरीज कौन सी होती हैं, फिर उसमें से क्या वो रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ताकि फिर हमें पता लग सकता है कि क्या इसको इनकम टैक्स देना इसके लिए वाजिब भी है कि नहीं। इसी तरह रेजिडेंट कंपनी जो होती है, उसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो वो सेक्शन 83 में बताया गया है कि कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट्स इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। बी द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होल्ली और ऑलमोस्ट होल्ली इन पाकिस्तान, और इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान। हमारे पास रेजिडेंट कंपनी की कैटेगरी में हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। एक कंपनी वो जो पाकिस्तान में बनी है, फिर एक फॉरेन की कंपनी जिसके ज़्यादा ऑपरेशंस पाकिस्तान में ही हैंडल हो रहे हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई उस कैटेगरी के अंदर। अब उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो रेजिडेंट हैं? अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अपनी जो मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट है या कंट्रोलिंग ऑफ द अफेयर्स है वो पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो उसको हम रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन तस्वर करेंगे। तो एक सादा सा फॉर्मूला, एक सादा सा जो है वो प्रिंसिपल डिटरमिन करने के लिए वो ये है, अगर इंडिविजुअल है तो वो 182 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहे, और अगर वो कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो या तो वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो या उसके जो ज़्यादातर ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तान से कंडक्ट हो रहे हो, तो फिर हम उसे रेजिडेंट पर्सन तस्वुर करेंगे। जैसे कोई बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में भी है, उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं, तो फिर फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स उसको हम फिर तस्वुर करेंगे कि वो रेजिडेंट कंपनी है। ये कुछ कॉन्सेप्ट था रेजिडेंट पर्सन्स का। फिर उसके आगे हमने फिर कैटेगराइजेशन की इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की। अब हम चलते हैं हमारे अगले सब टॉपिक की तरफ, जो कि है टैक्सेबल इनकम। और उसके बाद आगे आता है हमारे पास
हेड्स ऑफ इनकम। अब देखें, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में क्या फ़र्क होता है। टोटल इनकम आपकी जो साल की पूरी कमाई है टैक्स ईयर के लिए, वो आपकी टोटल इनकम तस्वुर की जाती है। अब टैक्स ईयर स्टार्ट कब से होता है। टैक्स ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 जुलाई से 30 जून तक। सो अगर हम टैक्स ईयर को किसी एक साल के लिए करते हैं, लेट से अगर हम इसको करते हैं जी 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक, तो ये हमारा टैक्स ईयर होगा 2024 का। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने जितनी एक साल की कमाई की है वो आपकी टोटल इनकम है। अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इनकम माइनस अलाउएबल डिडक्शंस या डिडक्टेबल अलाउंसेस। यानी कि कुछ ऐसी जो एग्जाम्पशंस हैं या कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जिन पे टैक्स लागू नहीं होता, उसको आपने अपनी इनकम में से माइनस करना है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। यानी कि ये वो इनकम है जिसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। अब इनकम के हिसाब से डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा एक साल में 6 लाख रुपए से कम कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर अगर एक बंदा 6 लाख से 12 लाख कमाता है, उस पर कुछ परसेंट टैक्स है। फिर 12 से 24 लाख कमाता है तो टैक्स की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। फिर 24 से 48 लाख, फिर 60 लाख। तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिसके जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स की शरह भी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एंड पे शेड्यूल भी दिए गए हैं, उसमें भी ये जो है वो स्लैब्स मेंशन है, आप उससे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि आपको बेसिक नॉलेज हो कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो पहले कैलकुलेट कैसे होती है, उसके बाद आपकी इनकम के ऊपर किस स्लैब के तहत कितने परसेंट आप पे टैक्स लगता है। अब अगर हम अ, अपने अगले सब टॉपिक की तरफ आएं, जो कि है हेड्स ऑफ इनकम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके हेड्स ऑफ इनकम के तहत आपकी जो है टोटल आमदनी कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। देखें, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमारे पास 5 मेजर हेड्स हैं। हमारे पास है पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास है कैपिटल गेन्स एंड देन वी हैव द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो उसके अंदर आपकी जो सैलरी है मुतय्यन की गई है, तो वो आपकी उसमें इनकम में काउंट होगी, लेकिन उसमें महज सिर्फ आपकी जो है वो सैलरी ही काउंट नहीं होगी, उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काउंट होती हैं। मिसाल के तौर पे सेक्शन 12 में डिफ़ाइन किया गया सैलरी को और उसको हेड ऑफ इनकम के तहत एक्सप्लेन किया गया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर आपकी पे है, आपकी वेज है, ये और रिम्यूनरेशन जो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है। और इसके अंदर आपके बोनसेस, आपकी ओवरटाइम पेमेंट, आपकी कमीशन या आपके जो है और जो अलाउंसेस आपको मिले हुए हैं वो भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई रेंट का अलाउंस मिला हुआ है, लिविंग अलाउंस मिला हुआ है, कोई ट्रैवल का अलाउंस मिला हुआ है, कोई पेट्रोल का जैसे अलाउंस होता है वो मिला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद अगर आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने बॉस के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट है कि आपको जो है अगर आप उसकी कोई सेल्स करवाते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा, तो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो तो काउंट होगी, लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना या जो आपको बोनस मिल रहा है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा और उस टोटल पे जो है वो टैक्स निकलेगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए आप कहें कि जनाब मैं सिर्फ 50,000 कमाता हूँ जो कि साल के बनते हैं 6 लाख। चूंकि मैं 6 लाख कमाता हूँ तो मुझ पे टैक्स नहीं बनता। लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये नहीं शो कर रहे कि उस 6 लाख के अलावा आप 6 लाख जो है वो प्रॉफिट में भी कमा रहे हैं, आप कमीशंस के थ्रू भी कमा रहे हैं।
तो इस तरह ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। तो फिर आगे जब कमिश्नर देखेगा कि आपके तो इससे ज़्यादा आमदनी है आपकी, तो फिर वो आपको नोटिस करेंगे कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने ये चीज़ें सही से मेंशन नहीं की, तो काइंडली आपका इतना टैक्स बनता है, आप पे करें। तो वो एक लिटिगेशन का अलग एक दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने फेयर रिप्रेजेंटेशन करनी है, जितनी भी आपकी कमाई है, और इसके अंदर जो है कानून के तहत आपके जो प्रॉफिट्स हैं, कमीशंस हैं और अलाउंसेस हैं, वो भी सब आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे पूरी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि सैलरी में कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आएँगी और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अब इसी तरह इसके अंदर आपकी जो पेंशन है, पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और उसके साथ-साथ आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी ख़त्म हो गई है, कोई गोल्डन हैंडशेक हुआ है, गोल्डन हैंडशेक हम उसको कहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट बाद में बनती है, लेकिन आपको कंपनी 5-10 साल पहले रिटायर कर देती है और कहती है कि हम आपको इतने पैसे हम आपको दे देते हैं। तो वो एक गोल्डन हैंडशेक होता है जिसमें वो लमसम कोई 20-30 लाख जितना भी वो आपकी पोस्ट के हिसाब से वो आपको दे के अर्ली रिटायरमेंट दे देते हैं। तो वो जो अर्ली रिटायरमेंट में भी आपको जो सम मिलना है, उस पे भी जो है वो टैक्स लगेगा। इवन आपकी जो पेंशन है, उस पे भी, फिर कोई प्रोविडेंट फंड है, कोई बेनेवोलेंट फंड है, उस पे भी लगता है। और उसके अलावा कोई भी आपने जो एम्प्लॉयी के साथ एग्रीमेंट किया, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिल रही है, वो भी उसमें काउंट होगी। मिसाल के तौर पे आपकी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी 50,000 सैलरी है, लेकिन संडे को जो है वो आपको एडिशनल 10% मिलेगा अगर आप जो है ये स्पेसिफिक काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो वो आप इस तरह नहीं शो कर सकते कि मेरी सैलरी तो इतनी है, सैलरी स्लिप सिर्फ़ दिखा दें। लोग अक्सर ये करते हैं कि अपनी सैलरी स्लिप दिखा देते हैं, लेकिन जो उनके पास अलाउंसेस होते हैं, जो उन्हें दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कंपनी की तरफ से, वो उसे शो नहीं करते। तो वो भी आपका उस सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। अब हमने एक कैटेगरी डिस्कस की है, जो कि है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर जो हमारी अगली बड़ी कैटेगरी है, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उससे कैसे इनकम जनरेट करते हैं और उस पे फिर टैक्स कैसे लगता है। सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, ये बताता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसकी सब क्लॉज 1 कहती है द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट exempt फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और आगे इसने रेंट को भी डिफाइन किया है कि रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ ऑक्यूपेशन और राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल of लैंड और बिल्डिंग। This section shall not apply to any relevant rent received or receivable by any person in respect of the lease of a building together with plant and machinery such as the rent shall be chargeable to tax under the head of income from other sources। यहाँ पे बेसिकली जो बात बता रहे वो ये है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यानी कि आपका कोई घर है, आपने उस घर को रेंट पे दिया हुआ है। अब वो जो रेंट आ रहा है, उस रेंट के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा और वो आपकी जो कैटेगरी है, इनकम के लिहाज से वो बनेगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपका जितना बड़ा घर है, उस पे उतना ज़्यादा आप रेंट लेंगे तो उस पे उस हिसाब से, उसी रेशियो के हिसाब से उस पे टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन बताई है कि अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या आपने कोई ज़मीन लीज़ पे दी हुई है या कोई ऐसा है कि जिस पे खेती बाड़ी हो रही है, कोई प्लांट और मशीनरी यूज़ हो रही है, तो वो आपकी इनकम प्रॉपर्टी की कंसीडर नहीं की जाएगी। वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर की जाएगी। सब सेक्शन 3 ये कहता है। अब जहाँ तक बात है कि रेंट की अमाउंट क्या तस्वुर की जाएगी, तो वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि आप ये नहीं कह सकते, लोग मतलब अक्सर इस तरह से करते हैं कि आप 50,000 आप किराया ले रहे हैं एक पोर्शन का। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये नहीं लिख सकते कि मैं ऐसे सिर्फ 5,000 किराया ले रहा हूँ। जब आपकी असेसमेंट होती है तो उसमें देखा जाता है कि इसकी ज़मीन कहाँ लोकेटेड है, कितने मरले का घर है,
कौन सा पोर्शन है और उसकी मार्केट में क्या उसका रेंट है। मतलब मार्केट में किराया यही हो सकता है ना, आप 50,000 ले रहे हैं तो अगले 60,000 या 45,000 इसकी रेंज में होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप 50,000 पे रेंट पे दे रहे हैं और या आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं सिर्फ 5,000 रुपया किराया लेता हूँ, जबकि मार्केट में उसका किराया 50,000 हो। तो ये बहुत फ़र्क है। तो लिहाजा जब भी वो असेसमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि इसने जो अमाउंट बताई है क्या मार्केट वैल्यू के करीब है, क्या उससे मेल खाती है। और अगर मेल नहीं खाती तो इसका मतलब है आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की। अब कोई किसी चीज़ की कोई कीमत 2 लाख हो तो मैं कह तो नहीं सकता कि मैंने कोई 20,000 में ले ली है, तो इसकी बात की समझ नहीं आती। लिहाजा जब भी गवर्नमेंट जो है वो असेसमेंट करती है आपकी इनपुट की, तो वो मार्केट वैल्यू देखती है, चाहे प्रॉपर्टी की हो या चाहे किराए की बात हो, तो उसमें जो रेंट चल रहा है वहाँ पे उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, अब ये था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब हम अगली कैटेगरी को देखें तो वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेक्शन 18 जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। It states that the following incomes of a person for a tax year other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head of income from business. It will include the profits and gains of any business carried on by a person at any time, income derived by trade, profession, or similar association for the sale of goods or provision of services to its members. अब यहाँ पे पहले मैं आपसे दो कैटेगरीज डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है वो है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई गेन हुआ है, तो वो जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होगी। फिर जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप कोई तिजारत कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप इस तरह की कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आपकी इनकम आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट करेगी। अब मैं कोई तनख्वाह तो नहीं ले रहा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं वकील हूँ, तो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ना कि सैलरी के तहत। तो वो जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो जाती है। लिहाजा इसी तरह कोई डॉक्टर है, वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है और अगर उसकी कोई जॉब नहीं है, वो सैलरीड पर्सन नहीं है, उसको क्लिनिक चला रहा है, तो उसकी जो क्लिनिक से उसको जो कमाई हो रही है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली कैटेगरी में फॉल करती है। फिर हमारे पास अगली जो कैटेगरीज है उसमें है इनकम फ्रॉम द हायर ऑफ लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। आप रेंटा कार का बिजनेस करते हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। गाड़ी का जो भी रेंट है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम उसमें नहीं आएगा प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ आपकी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ सकती है, जिसमें आपकी ज़मीन आ सकती है, आपका घर आ सकता है, और या इस तरह की खेती बाड़ी की कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो इस तरह की चीज़ें उस कैटेगरी में फॉल करती हैं। फिर अ, उसके अलावा इसमें हमारे पास आती है कैटेगरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर आपका काम है लोगों को कर्जे देना और आप उसी से प्रॉफिट जो कमाते हैं, तो वो आपका उसमें फॉल करता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जो कि यहाँ पे स्टेट किया गया अंडर सबसेक्शन 2, एनी प्रॉफिट ऑन डेट derived by person whether person's business is to derive such income shall be chargeable to tax under income from business and not from other sources। तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस ये है कि आप लोगों को जो है वो कर्जा देते हैं और उसके ऊपर आप कुछ वसूली करते हैं प्रॉफिट की या इंटरेस्ट की, या कोई अगर बैंक है, वो बैंक लोगों को इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो वो जो है वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में तस्वुर किया जाएगा और उस पे भी जो है वो टैक्स लगेगा। ये हमारे पास तीन मेजर कैटेगरीज थी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जो हमारे पास अगली कैटेगरी है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। देखिए, कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉस जो है वो साथ साथ ही चलता है। कैपिटल गेन होता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी एसेट पे। अब प्रॉपर्टी या एसेट क्या होती है?
आपके पास घर है, उसकी वैल्यू में इजाफा होता है, उसे आप कहेंगे कि ये कैपिटल गेन हो गया। मिसाल के तौर पे आपने एक घर लिया था 50 लाख का, 3 साल बाद उस घर की कीमत हो गई है 80 लाख। तो आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है? 80 लाख में से 50 लाख निकाल दें, 30 लैक्स आपका गेन हुआ है। तो वो जो 30 लाख आपको फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स की कैटेगरी आएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसी तरह आपने सोना खरीदा हुआ है, सोना भी एक एसेट है। अब सोने की वैल्यू में इजाफा हो गया 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आप बेचने जाएं, तो वो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो भी आपके कैपिटल गेन्स में आएगा। और इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उसकी इंक्रीज प्राइस है उसमें से आप पिछली प्राइस निकाल दें, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। फिर उसके तहत आप बताएंगे कि आपको कितने परसेंट गेन हुआ है, वो आप परसेंट आपने फिर बताना है, फिर उसके अंदर आपके उस हिसाब से जो है वो टैक्स लगेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल एसेट में? स्टॉक इन ट्रेड, नॉट बीइंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स। अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल्स हैं वो भी आ जाते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयरिंग apparel, ज्वेलरी, फर्नीचर, held for personal use by a person or any member of the person's family dependent on that person। तो इसके अंदर जो है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गई, आपकी ज्वेलरी भी आ गई, और उसके अलावा फर्नीचर और बाकी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं और आप सेल करके उस जिससे प्रॉफिट आ सकता है या उसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कैटेगरीज थी। लेकिन इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया है कैपिटल लॉस का, वो इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कैपिटल लॉस तस्वुर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती इस तरह से कि हम उसे कहेंगे कि इसे लॉस हो गया। उसमें 4 से 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 पेंटिंग, नंबर 2 कॉइन या मेडेलियन, नंबर 3 एंटीक, नंबर 4 पोस्टेज स्टैम्प, नंबर 5 ज्वेलरी। अगर कोई एंटीक पीस आपके पास पड़ा है, कोई पेंटिंग पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हम वैल्यू एसेस नहीं कर सकते, तो वो हम उस पे कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट हम उस पे नहीं लगा सकते। अक्सर मतलब ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो जब कम होगी तो आप अपनी रिटर्न जब फाइल कर रहे होंगे आप बता देंगे कि जी इस साल जो है मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें 10% कमी आई है, तो लिहाजा इसमें तो मतलब मेरी कोई इनकम ही नहीं जनरेट हुई, मेरा लॉस हुआ है उल्टा। तो वो कैपिटल गेन में नहीं, वो फिर कैपिटल लॉस की कैटेगरी में जो है वो फॉल कर जाएगा। अब हमारे पास जो आखिरी हेड आता है इनकम का, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी तक 5 हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस किए हैं। हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, और ये हमारा आखिरी सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो तमाम सोर्सेज आ जाते हैं जिससे आप इनकम ले रहे हैं और जो बाकी 4 हेड्स में फॉल नहीं करते। यानी कि ऐसी इनकम जो ना तो आपकी सैलरी का हिस्सा है, ना वो आपके बिजनेस का हिस्सा है, ना वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ना वो आपके कैपिटल गेन का हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की कौन सी चीज़ हो सकती है कि जो सब में फॉल ही नहीं करती। तो इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें है नंबर 1 डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो उसके आपको जो डिविडेंड रिसीव होता है अपने शेयर्स के एवज, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करता है। इसी तरह आपकी जो रॉयल्टी है वो उसमें फॉल करती है। फिर आपका प्रॉफिट ऑन डेट। अब देखें, मैंने आपसे जो पहले डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉफिट ऑन डेट, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स फ़र्क हैं। एक बंदा है जिसका कारोबार ही है पैसा उधारी देना और उससे प्रॉफिट कमाना, उसके ऊपर लगेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस।
लेकिन अगर आपका ये कारोबार नहीं है, आप वैसे किसी को देते हैं पैसे कि यार मैं 20,000 दे रहा हूँ, मुझे 3 महीने बाद देना, लेकिन तब आपने मुझे 25,000 देना है। तो ये जो है ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा फिर। उसके बाद आपके जो प्राइस बॉन्ड्स हैं, लॉटरी टिकट्स हैं, ये सारी जो हैं चीज़ें, ये सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। फिर आपने कोई बिल्डिंग लीज पे दी हुई है मशीनरी समेत, वो उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद घर खाली कराने के लिए किसी को कोई पैसे वगैरह दिए हैं तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। फिर आपने किसी काम के लिए कोई नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ करने के लिए या राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई अमाउंट ली है या दी है, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये कुछ 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 मेजर कैटेगरीज थी इनकम की। अब जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ये इनकम की कैटेगरीज के ना डिफरेंट हेड्स बने होते हैं। आप हर हेड में बताते हैं कि आपकी कितनी इनकम है। हो सकता है एक आदमी सिर्फ नौकरी ना कर रहा हो, वो बिजनेस भी कर रहा हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो सुबह के टाइम नौकरी करता है, शाम के टाइम बिजनेस भी है। तो वो उसको दोनों की इनकम जो आ रही है उसने दोनों को एक्सप्लेन करना है कि मैं यहाँ से भी कमा रहा हूँ, यहाँ से भी कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। वो उसने अपनी वो रिटर्न में मेंशन करना होता है। तो जब एक आम इंसान को, एक आम सिटीजन को ये नॉलेज होगी कि मेरी हेड्स ऑफ इनकम कितनी है, इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है और किस तरह फीड करनी है, तो वो बेहतर तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फिल इन कर सकता है। इंशाल्लाह इस पे भी सेशन होगा इनकम टैक्स रिटर्न के वाले से, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन है जिसको टैक्स लगता है, किस पे नहीं लगता, फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए मोस्टली हमारा जो टारगेट था वो था डिस्कस करना कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन को। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पर्सन क्या है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन। फिर हमने डिस्कस किया कि पर्सन्स में क्या क्या आते हैं, लोग। फिर इंडिविजुअल क्या क्या होता है, फिर कंपनी क्या होती है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि टोटल इनकम क्या होती है, फिर उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम क्या होती है, डिडक्शंस कैसे होती हैं, और उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम कैसे होती है, फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये हमारा आज जो थी डिस्कशन थी। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ। अगर किसी का माइक वगैरह का इशू है तो वो टाइप भी कर सकता है, अदरवाइज आप अपने जो क्वेश्चंस हैं ना वो इस टॉपिक के हवाले से पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो फिर क्लियर हो जाए। इनकम फ्रॉम ऑनलाइन वर्क फॉल्स इन विच कैटेगरी, देखें इसके अंदर जो है ना आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। अगर आप फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। आप ऑनलाइन जो भी काम करते हैं आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ना, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, जो भी हैं, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली कैटेगरी में फॉल करती है। इसको असेस करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आपने देखना है कि आपकी इनकम किस कैटेगरी में फॉल नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप सोचें, मैं ऑनलाइन कमाई कर रहा हूँ, ये किस में फॉल कर सकती है? ये सैलरी तो है नहीं, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, अदर सोर्सेज में भी नहीं आती, तो ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में है क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जो डेफिनेशंस हैं कैटेगरीज की, अगर आप उसको देखेंगे तो वो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो टू पुट इट शॉर्ट, इट फॉल्स अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस कैटेगरी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस तरह तो वो आप, हु इज़ अथॉरिटी टू फिक्स एफ एम वी, ये एफ एम वी की आप काइंडली एब्रीवेशन अगर शेयर कर दें। अ, हेलो। जी, मैं आपसे कह रहा था कि एफ एम वी जो अथॉरिटी है, आप, सॉरी, एफ एम वी की आप एब्रीवेशन काइंडली अगर मेंशन कर दें।
सर लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स ट्रीटमेंट ब्रीफ। अब ब्रदर ये थोड़ा सा ना हमारे वो टॉपिक से भी डेविएट हो जाएगा, तो मेरा है कि अगर टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस हों तो हम उसको देख लें। गुलबानो काइंडली आप दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे एंड पे तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ जा रही है बाकियों को। अच्छा, मैं आपको वैसे इसका सिंपल सा बता दूं, जो आप मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी मैं आपको एक सिंपली एक चीज़ बताता हूँ, इसको असेस करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। आपने देखना है कि आपकी जो इनकम मिल रही है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी की जो आपकी एक मैच्योरिटी वैल्यू है एक, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगी। क्योंकि आप उसको सैलरी में तो नहीं लेके आ सकते, ना आप उसके बिजनेस का कोई पार्ट है, ना प्रॉपर्टी में आ रही है, ना कैपिटल गेन में। सो यू हैव टू डिटरमिन ये किस कैटेगरी में फॉल कर सकती है, वो आपकी आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर इधर चाहे टाइप कर लें चाहे पूछ लें। कोई हेड्स ऑफ इनकम के हवाले से किसी का कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई गेस फिर हम कंक्लूड करते हैं। तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी, ये चूंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ जितना सिंपली मैं आपसे शेयर कर सकूं मैं करूं। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो उनको समझ नहीं आती और कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये है भी ऐसी चीज़। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको जो मैंने सेक्शंस बताए हैं वो आप पढ़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। जो हेड्स ऑफ इनकम बताई हैं एक बार उसे गो थ्रू करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ये क्लियर हो जाएं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, वो फिर आप पाकिस्तान लॉयर के प्लेटफॉर्म से आप डिस्कस कर लीजिएगा। जी, ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में जो है वो इंशाल्लाह शेयर भी हो जाएगी होस्ट को जैसे बेहतर लगे। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।